स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस मेथड। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बेंजीन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन को, और जिसमें हमने ये कहा कि गोले का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और उसकी वजह क्या है कि अगर उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं तो उसको अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन वो स्टेबल निकला। हमने स्टेबिलिटी से भी ये साबित किया कि वो मतलब स्ट्रक्चर वो नहीं है। और इसके अलावा बेटे हमने हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच से भी मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए भी बेटे ये साबित करने की कोशिश की कि असल में बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आज उसका आखिरी जो टॉपिक है बेटे वो है रेजोनेंस मेथड के रेजोनेंस क्या है, और इस मेथड के जरिए हम किस तरह से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेंजीन कैसा है, और हम इसको किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, और अगर ड्रा कर सकते हैं तो क्या उसकी वजह है। तो चलें इनको हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो बेटे रेजोनेंस मेथड, व्हाट इज रेजोनेंस, पहले तो इस वर्ड पे फोकस करें ना कि रेजोनेंस क्या है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बेटे रेजोनेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, जितने भी कोई एटम, फॉर एग्जांपल एक आपके पास मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जितनी मतलब उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो किस किस तरह से दूसरे एटम्स के साथ मिल सकते हैं, उसको फिर हम बोल देते हैं कि वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूँ बेटे बेंजीन की ही, हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर बेटे हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ कि पीजी ऑर्बिटल है। ऐसे हर ऑर्बिटल का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर बेटे ये ऑर्बिटल या ये इलेक्ट्रॉन इधर मिल सकते हैं तो एक ये पॉसिबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर होंगे, ये इधर मिल सकते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, ये इधर मिल सकते हैं, ये तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा, मतलब इधर से बॉन्डिंग हुई, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, ये एक पेयरिंग स्कीम होगी। मैं सिर्फ पेयरिंग स्कीम समझा रहा हूँ। लेकिन अगर ये इधर से ना मिले बल्कि ये इधर मिल जाए, अगर ये इधर मिल जाए और सिमिलरली बाकी भी कुछ ऐसा हो, तो मतलब पेयरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉन्स की बदल जाए। मतलब ये जो पहले इधर बॉन्ड बना था इधर बनना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन इधर पेयर होना शुरू हो जाए, मतलब इस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और इस कार्बन का आपस में पेयरिंग शुरू करें, तो ये स्कीम होगी और फिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में बेटे जो कहने के डिफरेंट पेयरिंग होती है, उसके रिजल्ट में जो डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे ये बेंजीन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर कि गोले की बात ठीक मान लें तो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं बेटे, फिर इनको हम बोल देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे एक और वर्ड लिख लें, पॉसिबल, डिफरेंट पॉसिबल पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसको क्या बोल देंगे हम, रेजोनेंस। और उसके रिजल्ट में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब बेटे 5 बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर टोटल दिए गए, और 2 उनके अंदर स्ट्रक्चर ऐसे थे जो आपके पास एक साइंटिस्ट था कैकुले, उसने दी थी, या कैकुल कह लें आप इसे। और 3 स्ट्रक्चर बेटे ऐसे थे जो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डेवर या डेवार कह लें, जो आपका दिल करे, उसने ये स्ट्रक्चर दिए थे। मतलब उसने इलेक्ट्रॉन, देखो हर ये तो कार्बन का स्केलेटन तो सब में सेम ही बनना है, रोला है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये रेजोनेंस जो होती है याद रखिएगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती, रेजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती, उनकी पेयरिंग स्कीम की नहीं होती। रेजोनेंस हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर हमेशा सिर्फ रेजोनेंस होती है, उनकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स होती हैं उनकी। अब देखो अगर मान लेते हैं तो बेटे ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हुए हों इन कार्बन्स के, तो इस तरह से कोई डबल बॉन्ड बनेगा डिफरेंट पोजीशन पे। लेकिन अगर ये वाले ना हो बल्कि ये वाले हों, मतलब फिर कोई डिफरेंट है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अब ये दोनों डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, और उनका रिजल्ट है कि 2 डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और याद रखिएगा बेटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो कह लें आप इसे, दोनों तरफ पे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को शो करना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरह से शो करूंगा, मतलब बेंजीन या तो इस फॉर्म के अंदर हो सकता है या इस पेयरिंग स्कीम के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। ये 2 बताए थे कि कुल ने, ठीक है। डेवर ने क्या बताया था, दीवार ने, उसने कहा था मे बी ऐसा हो कि ऐसे पेयरिंग स्कीम हो, और मे बी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर ले। सोच है ना, पॉसिबिलिटी है। उसने कहा मे बी ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कार्बन 1 बोल देता हूँ तो 2 3 4 इस लिहाज से कार्बन 4 होती है। मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, जितनी मर्जी बना लो, ठीक है। उसने दूसरा जो कहा, उसने कहा मे बी ऐसा भी हो जाए, तो अगर मान लेते हैं कार्बन 2 है, इसको 1 ही कंसीडर कर लेते हैं, तो और ये आपके पास 5 हो जाएगी, तो मे बी कार्बन नंबर जो आपके पास 2 है और कार्बन नंबर जो 5 है उसके दरमियान बॉन्ड हो सिंगल। तो इसने बेटे भी हमारे पास कहने के डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हमारे पास प्रपोज की, और इस तरह से हमारे पास हिस्ट्री के अंदर 5 तरह के स्ट्रक्चर बेंजीन के दिए गए, और ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन के क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स को शो कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम फिर रेजोनेंस कहते हैं। केकुले के मुताबिक बेंजीन इस दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, और देवर के मुताबिक या दीवार के मुताबिक, देवर कह दिया, दीवार के मुताबिक बेटे हमारे पास क्या है, ये 3 डिफरेंट स्कीम्स बन सकती हैं बेंजीन की। अब आपको पता है बेंजीन किसी भी फॉर्म के अंदर इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, बेंजीन तो होती है इस फॉर्म के अंदर, हमेशा इस फॉर्म के अंदर, लेकिन इस फॉर्म के अंदर वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को समझना और उसको आगे रिएक्शंस के अंदर मतलब यूटिलाइज करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने क्या कहा कि हमने वेटेज दे दी इन स्ट्रक्चर्स को, कि टोटल बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं वो इधर ओवरलैप कर सकते हैं, तो इधर भी तो कर सकते हैं ना, हर तरफ ओवरलैपिंग हो सकती है उनकी, तो मे बी फॉर एन इंस्टेंट वो इस फॉर्म के अंदर हो, मे बी वो इस फॉर्म के अंदर हो, तो हमने इस लिहाज से वेटेज देना शुरू कर दी। तो बेटे हमें ये पता चला कि केकुले का एक स्ट्रक्चर जो है वो 40% वेटेज रखता है, मतलब केकुले के दोनों स्ट्रक्चर्स को या केकुले को हमने 80% वेटेज दे दी, कि आप अगर बेंजीन को टोटल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देखोगे कि केकुले का स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये में भी ऐसा हो सकता है, तो वो 80% हमने इसको कंट्रीब्यूशन दे दी। और इन सब की जब हमने टोटल कंट्रीब्यूशन की बात की तो दीवार के जो स्ट्रक्चर थे उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 20% वेटेज दी, क्योंकि ये बड़े ही अनस्टेबल है ना, कि 1-4 के दरमियान इतनी लंबी बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, 2-5 के दरमियान, लेकिन उसने अपनी अजम्पशन दी, ठीक है, उसने अपनी डिफरेंट अजम्पशन दी, उनसे साबित करने की कोशिश की कि बेंजीन इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो हमने कहा ना तो ये इस फॉर्म के अंदर है, ना ही इस फॉर्म के अंदर है, ना इस फॉर्म के अंदर, ना इस फॉर्म के अंदर, ना ही इस फॉर्म के अंदर, बल्कि बेंजीन तो होता है इस फॉर्म के अंदर। तो हमने कहा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेंजीन के कार्बन के ऊपर, वो रेजोनेट करते हैं, रेजोनेट मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, मतलब ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड इसके साथ बन गया तो ये स्ट्रक्चर बन गया, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, मतलब बॉन्ड मूव करते रहते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट तरह से पेयर होते रहते हैं, हर टाइम चेंज होता रहता है ये, ठीक है। तो फिर बेटे हमने बोल दिया कि दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, लेकिन बेंजीन इन 5 स्ट्रक्चर्स में से किसी एक जैसा भी नहीं। हाँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें मतलब सबसे जो सूटेबल लगता है, अगर हम उस स्ट्रक्चर को ना लिखें और इसके ज़रिए समझने की कोशिश करें तो वो यही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर हमारे काम आ जाता है केकुले का स्ट्रक्चर, और 80% तक हमारा यही ख्याल होता है कि मे बी पेयरिंग स्कीम ज़्यादातर जो होगी उस फॉर्म के अंदर भी तो ऐसे ही होगी, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिलते होंगे, ऐसे नहीं मिलते होंगे, तो हमने इसको वेटेज काम की। तो बेंजीन को फिर हम बेटे जैसे ज़्यादातर जो ड्रा करते हैं वो इसी फॉर्म के अंदर ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम ज़्यादातर इसी फॉर्म के अंदर आपने इसको लिखा देखा होगा। तो आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर होगा कि सर बेंजीन को हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, हालांकि ये इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, हालांकि उसकी बेंजीन की असल जो हालत है वो यही है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हमने किस तरह से सपोर्ट किया बेटे, बॉन्ड लेंथ देखकर एक और सपोर्ट आ गई कि वाकई बेंजीन इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमने बेटे अल्केन्स के अंदर देखा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ बनी वो 1.54 थी, अल्कीन्स के अंदर देखा तो 1.34 थी, और अल्काइंस के अंदर देखा तो 1.20 थी, लेकिन आपने बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पड़ी थी वो थी 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.397 या तकरीबन 1.4। तो ये अगर आप देखें जरा गौर से कि बेंजीन की जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, इस सब का एवरेज है, मतलब 1.54, 1.34 और 1.20 को जमा करें और 3 पे डिवाइड करें तो तकरीबन यही बॉन्ड लेंथ आती है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि बेंजीन के अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर्स हैं, सैचुरेटेड भी मतलब ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, और अनसैचुरेटेड भी मतलब ये हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है।
तो इस सारे डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वाकई बेंजीन असल में इस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम उसको लिखना चाहें इस फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में तो हम केकुले की स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि 80% तक हमें यही लगता है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह से पेयर हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये हर टाइम मूव कर रहे हैं, मतलब इधर से इधर मूविंग हो रही है, हर टाइम मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ये बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिसको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, क्योंकि हमने बॉन्ड की जुबान समझी हुई है, हमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डील करना नहीं आता अच्छे से, तो फिर हम बेंजीन को ज़्यादातर इस फॉर्म के अंदर शो कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारे पास हो गया अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये आपके पास हो गया रेजोनेंस मेथड। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गिव द स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स गिवन बाय केकुले एंड दीवार। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पूरे टॉपिक में से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो जी बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो प्रिपरेशन है बेटे वो दो तरह से की जाती है, एक तो इंडस्ट्रियल लेवल पे और एक लेबोरेटरी के अंदर। तो हम दोनों मेथड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड भी और लेबोरेटरी मेथड भी। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर बेटे इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी चीज़ें सस्ती हों, जो रिएक्टेंट्स हों, और प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा खासा बन जाए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है कि हमारा इनपुट जो है वो हम कम दें, मतलब पैसे कम लगाएं और चीज़ ज़्यादा बन जाए और हमें कमाई ज़्यादा हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल ये चाहता है इंडस्ट्री वाला बंदा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो, तो वो ऐसा मेथड भी सिलेक्ट किया जाता है जिसमें बचत वाला मामला हो। लेकिन लेबोरेटरी के अंदर हम साइंटिस्ट हैं, पैसे ज़ाया करने का शौक होता है, तो हम नए नए मेथड ढूंढते रहते हैं और जो भी हमें चीज़ मिलती है हम उसे फिर बनाने की वो कोशिश करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी मेथड। तो पहले जो बेटे हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, दीज आर इंडस्ट्रियल मेथड, और उसके बाद हमारे पास 3 मेथड ऐसे हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला बेंजीन को बनाने का तरीका यह है कि आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है आप उसकी डीहाइड्रोजनेशन कर दो। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डीहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करना है। ओके, तो देखो कैसे होगा ये। फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास दिस इज साइक्लोहेक्सेन, अगर देखो आप बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, तो डेफिनेटली बेटे आप इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक बेंजीन को तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड किए थे, 3, तो निकलेंगे भी तो 3 ही ना। तो 3 हाइड्रोजन जब बेटे इसमें से हम रिमूव कर देंगे और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। बेटे ऐसे लिख लें जैसा कि मैंने बताया, या फिर आप साइक्लिक फॉर्म के अंदर सर्कल लगा के भी बेंजीन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटे ये किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, ये कोई कैटालिस्ट यूज़ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बेटे प्लैटिनम यूज़ किया जाएगा, और 250 सेल्सियस पे भी हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगा। देखो हाइड्रोजनेशन में भी ये कैटालिस्ट यूज होता है, लेकिन रिएक्टेंट चेंज होने की वजह से रिएक्शन भी बदल गया। ठीक है, ये डीहाइड्रोजनेशन में चेंज हो गया। तो पहला मेथड ये है कि साइक्लोहेक्सेन लें आप उसे, और आप उसे हीट करें 250 सेल्सियस पे, और प्लैटिनम की प्रेजेंस में तो 3 हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं ऐसे ड्रा कर लूँ, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन बेंजीन के अंदर तो हर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होता है। तो होगा क्या बेटे, यहाँ से फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन निकला, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन निकले तो 2 बॉन्ड बन गए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो 3 बॉन्ड बन गए, तो 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 एक तरह कह लें कि डबल बॉन्ड टाइप कोई चीज़ डेवलप हो जाएगी और बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की कन्वर्जन होगी किसके अंदर है, बेंजीन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट है कि एसिटाइलिन से बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 वाला ही रिएक्शन है कि आपने जहाँ पे पढ़ा था कि एसिटाइलिन, इसको आपने वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था कि एसिटाइलिन लें आप, और आप उसका रिएक्शन वहाँ पे आपने करवाया था कॉपर ट्यूब के साथ। एसिटाइलिन लेकर 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लें, और उनका जब आप रिएक्शन करवा लें, या तो बेटे कॉपर ट्यूब के साथ करवा लें जैसा चैप्टर नंबर 8 के अंदर था 300 सेल्सियस टेम्परेचर देकर, या फिर बेटे इससे भी ज़्यादा अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर कॉपर ज़रा महंगा पड़ता है, उनको इतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे बचा रहे हैं, तो बेटे वो यहाँ पे ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज़ कर लेते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसके साथ निकल अटैच होता है, तो ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो उनका जो काम है वो बजाय इसके कि 250, 300 या 500 पे जाके हो, वो 70 सेल्सियस पे हो जाता है, और दोबारा से वही रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास पहले हुआ कि ये बॉन्ड मूव करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो हमारे पास एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वंस अगेन वो बेंजीन के अंदर चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। तो एसिटाइलिन से भी आप बेंजीन बना सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें, आप इसको इकट्ठा करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर नंबर 8 का, ये सेकंड लास्ट लेक्चर था मेरा। तो ये आपके पास हो गए बेटे एसिटाइलिन से किस तरह से आप बना सकते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर यही मेथड यूज़ किया जाता है, ये ऊपर वाला। अब अल्केन्स से हम बेटे भी बेंजीन बना सकते हैं अल्केन्स को यूज़ करके। और अल्केन्स को अगर हम यूज़ करें तो 6 अगर हम कार्बन वाला अल्केन यूज़ करते हैं तो बेंजीन बनता है। उससे ज़्यादा कार्बन वाला अगर हम अल्केन यूज़ करेंगे तो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं हेक्सेन लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हेक्सेन को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं किसी को। ये देखो ज़रा, अगर मैं इसको अपनी मर्जी से लिख दूँ, इसको हेक्सेन को, ये मैंने हेक्सेन को लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया। आप स्ट्रेट में लिख लो, कोई इशू नहीं है, बस शो करना है आपको कि क्या हो रहा है। जब बेटे आप हेक्सेन को लोगे, कोई भी अल्केन है आपके पास, और इसको कुछ कैटालिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिना, सिलिका और क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्रोमियम के बेटे अगर आप ऑक्साइड यूज़ करोगे और टेम्परेचर दोगे आप 500 सेल्सियस, अगर आप ये कैटालिस्ट और ये कंडीशन यूज़ करोगे तो होता ये है कि हमारे पास इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं बेटे? 4 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। और ये जो आपके पास हेक्टेन होता है, ये आपके पास साइक्लिक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है और ऐसे आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। मतलब एक तरह से कहने के बेंजीन बन जाती है आपके पास। समझ आ गई मेरी बात? अब यहाँ पे होता क्या है असल में, देखो होता ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, एक एक होना चाहिए। अगर मैं बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उनको मैं ऐसे साइड पे लिख लूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें पता है बेंजीन के अंदर तो एक ही होता है ना, ऐसे लिख लो। और एक चाहिए हमें, बाकी 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास। बेटे इस कैटालिस्ट ने करना ये है, इस कैटालिस्ट ने करना ये है कि ये हाइड्रोजन निकाल लेने हैं। ये एक हाइड्रोजन निकल गया, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इस तरह से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और फिर ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके रिजल्ट में जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? बेंजीन कहलाएगी। समझ आ गई मेरी बात? तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो हेक्सेन है बेटे, हेक्सेन जो कि एक अल्केन है, वो चेंज हो जाएगी एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, जिसका नाम हमारे पास क्या है? बेंजीन। ठीक है। अब अगर मैं 6 कार्बन वाला हेक्सेन नहीं यूज करता बेटे, बल्कि 7 कार्बन वाला कोई कंपाउंड यूज कर लेता हूँ, तो फिर 6 जो कार्बन होंगे वो तो दोबारा से रिंग बना देंगे, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन आपस में जुड़ के रिंग बना रहे हैं, लेकिन जो एडिशनल कार्बन होगा वो ऊपर ही रह जाएगा रिंग के ऊपर, वो रिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएंगे। किस तरह से, जरा इनको भी हम देखते हैं। डस्टर जरा रेस कर लूँ इसको। देखो अगर मैं बेटे कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि हेक्सेन की बजाय कुछ और यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग हेप्टेन, हेप्टेन यूज़ कर लेते हैं। लो हेप्टेन को मैं जरा ऐसे लिख रहा हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये हो गए 7 कार्बन। और 7 कार्बन वाला क्या कहलाता है? हेप्टेन। ये आपके पास एन हेप्टेन है। वंस अगेन इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि इन 6 कार्बन ने ही मिलकर बेंजीन का रिंग बनाना है। ठीक है, इन्हीं से हाइड्रोजन निकल गए। वंस अगेन बेटे फिर जब हम यूज करेंगे वही कैटालिस्ट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिना, सिलिका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिका का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, और 500 सेल्सियस बेटे टेम्परेचर देंगे। वंस अगेन वही होगा, वंस अगेन वही होगा कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है बेटे वो रिमूव होते जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 8। इस तरह से हमारे पास 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बेटे। तो जो रिमूव होंगे तो फिर हमारे पास वंस अगेन हाइड्रोजन रिमूव हो गए और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये जो 6 कार्बन है ये रिंग के अंदर चेंज हो जाएंगे, सिंपल जेन में। तो ये 6 कार्बन रिंग के अंदर चेंज हो गए और ये 7वां जो था उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया मिथाइल बेंजीन, या फिर बेटे आप इसको नाम देते हो, क्या नाम देते हो? इसको आप नाम देते हो टॉल्यूइन। तो ये टॉल्यूइन को बनाने का तरीका है कि आप हेप्टेन को इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यूज करेंगे तो टॉल्यूइन बनेगा। अगर आप हेक्सेन को लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा टॉल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन, सॉरी हेप्टेन को अगर आप यूज करेंगे। इस तरह से बेटे अगर आप ऑक्टेन को यूज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कार्बन होंगे वो बाय रिंग के ऊपर आते जाएंगे। तो ये आपके पास अब बेंजीन तो नहीं बना, ये बेंजीन का एक
डेरिवेटिव बन गया, मिथाइल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या टॉलविन कह लें इसे आप, ठीक है। तो ये आपके पास अल्केन से प्रिपरेशन का तरीका है। अब लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से तैयार किया जाता है बेटे, पहला जो रिएक्शन है बेटे वो हम क्या यूज़ करते हैं, एक सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। देखो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे H लगाता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है ना ये, लेकिन बेटे अगर मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव करके सोडियम लगा दूँ तो ये बन जाता है एक उसका सॉल्ट, जिसका नाम बन जाता है सोडियम बेंजोएट। सॉल्ट जो होते हैं उसके एंड पे ATE आता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड था तो इसको बेंजोएट कह दिया हमने, ठीक है। तो अगर बेटे इसका मैं रिएक्शन करवाऊँ, देखो क्या लगता है, अगर मैं ये वाला ग्रुप रिमूव कर दूँ सारा का सारा, तो क्या बेंजीन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो होता ये बेटे, हम इस ग्रुप को रिमूव करवाने के लिए फिर कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, इसको रिमूव करवाने के लिए हम डी कार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन यूज़ करते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में किया था। उसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है। तो क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे रिएक्शन होता है और ये निकल जाता है Na2CO3 की फॉर्म में, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो बन गया Na2CO3। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है, उसका हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं, और ये बेटे फिर हमारे पास पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन रिंग या फिर बेंजीन। तो आप मतलब डीकार्बोक्सिलेशन करके किसी भी बेंजीन के सॉल्ट की आप इसको बेटे वंस अगेन किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बेंजीन में। समझ आ रही मेरी बात, ये बड़ा आसान सा रिएक्शन था। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो बेटे, आप फिनोल को यूज कर लो। फिनोल कहते हैं अगर हमारे पास रिंग हो और उसके ऊपर OH लगा हो, तो अगर मैं इसका ये OH रिमूव कर दूं किसी तरह से, तो मुझे पता है कि हमारे पास ये फिर बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए बेटे मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ आपके पास जिंक है। अगर मैं जिंक के साथ इसको मतलब डिस्टिलेशन करता हूँ, इसको मैं हीट वगैरह करता हूँ, तो जिंक ने करना क्या है, जिंक ने क्या करना है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल के ले जाना है और बना देना है जिंक का ऑक्साइड ZnO। बाकी हाइड्रोजन इधर रहेगा, हाइड्रोजन को जिंक नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, उस कार्बन के साथ ही जुड़ा रहेगा। तो मतलब वंस अगेन आपके पास क्या बन गया, वंस अगेन मेरे बेटा आपके पास बन गया ये, दैट इज बेंजीन। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग है। तो ये आपके पास लेबोरेटरी मेथड है जो कि यूज किए जाते हैं। एक और लेबोरेटरी मेथड है, अगर मैं इधर थोड़ा सा लिखूं से, वो लेबोरेटरी मेथड क्या है बेटे कि आपके पास तीसरा लेबोरेटरी मेथड है कि आप ऐसा करें, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, मतलब आपके पास ये है SO3H, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप इससे भी बेटे बेंजीन बना सकते हैं, सिंपल करना कुछ नहीं है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लो और उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, उसको वाटर के साथ हीट करो, बॉयल करो 100 सेल्सियस पे, ठीक है। जब उसे हीट करोगे वाटर के साथ, तो बेटे होगा ये कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इसके साथ मिलेगा OH के साथ, और बना देगा आपके पास H2SO4। ये देखो OH ऐड हो गया, पहले 3 थे ऑक्सीजन, अब 4 हो गए, तो O4 हो गया, और एक हाइड्रोजन गया तो ये H2 हो गया, तो ये H2SO4 एक एसिड बन जाता है, ठीक है। और बाकी ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे बन गया आपके पास बेंजीन। तो बड़े आसान सिंपल मेथड है जो कि बेंजीन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले 3 मेथड आपके लिए जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और जो सेकंड 3 मेथड हैं बेटे वो आपके पास ये वाले, आप साल्ट से, फिनोल से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो बना सकते हैं, ये ज़्यादातर लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगले लेक्चर की तरफ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा आपके पास। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।